हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारणों में इसकी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति थी। जो मगध था ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अच्छा संचार तंत्र था और समृद्ध उर्वर क्षेत्र था। लोहा भंडार और शासकों द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति प्रमुख थी। इसके प्रमुख वंश देखें तो सबसे पहले आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आता है नागवंश। नागवंश के बाद आता है नंदवंश। तो हम क्या कर लिए, हर किसी का शिशु नंद नहीं होता, तो हमने ऐसे करके ट्रिक बना ली। हर किसी का शिशु नंद नहीं होता। हर्यक वंश, शिशु नागवंश और फिर नंदवंश। हर्यक वंश से पहले बृहद्रथ वंश का शासन जो था मगध पर था। इस वंश के बृहद्रथ जरासंध और रिपुंजय शासक थे। जरासंध ने गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो हर्यक वंश से पहले अगर कभी पूछ ले कि किस वंश का शासन था मगध पर, तो आता है बृहद्रथ वंश का शासन था। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के समय में था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, जिसमें पिता की हत्या करके राजा बना गया ऐसा वंश था हर्यक वंश था। हर्यक वंश का पहला राजा बिंदुसार आता है। बिंबिसार हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य बिंदुसार, और ये है बिंबिसार। बिंबी और बिंदु, हमको ये याद रखना होगा। 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार मगध का प्रथम साम्राज्य हर्यक कुल के शासन से आरंभ होता है। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक भट्टिय का पुत्र बिंबिसार था। बिंबिसार भट्टिय का पुत्र था। बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार ने अंग के शासक बृहद्रथ को पराजित करके अंग जीतकर अपने शत्रु अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया था। बिंबिसार ने अंग का विलय किया था और वहां के शासक बृहद्रथ को पराजित किया था। अंग का विलय बिंबिसार के समय होता है। मगध साम्राज्यवाद का प्रथम कदम था। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार बिंबिसार की अंग विजय से मगध के उस विजय और विस्तार की नीति शुरू हुई जो अशोक के कलिंग विजय से समाप्त होती है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। पहले के लोग क्या करते थे, विवाह करते थे कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। उसकी प्रथम पत्नी जो कौशल देवी थी, ये कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी, जिससे उसे काशी का राजस्व दहेज में मिल गया। कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन से विवाह करता है तो इससे क्या मिलता है, उसको काशी का राजस्व दहेज में मिलता है। दूसरी पत्नी चेटक की पुत्री लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी और तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र की राजकुमारी खीमा थी। विदेही वासवी की पहचान चेलना से की जाती है। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियां थीं। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग कहता है कि बिंबिसार के पास 500 पत्नियां थीं। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस और जैन साहित्य में श्रेणिक या सैनिक कहा गया है। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहते हैं और जैन श्रुतियों में साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। गंधार के राजा पुष्कर सानिन बिंबिसार के मित्र थे। उसने बिंबिसार के दरबार में दूत भेजा था। रोरुक यानी कि सिंध का शासक रुद्रायन भी बिंबिसार का मित्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिवज्र थी, जिसकी स्थापना वसु ने की थी। इसे कुशाग्रपुर भी कहते थे। मगध की हम आरंभिक राजधानी क्या देखते हैं, वसुमती या गिरिवज्र थी, जिसकी स्थापना जो थी वसु ने की थी और इसे कुशाग्रपुर भी कहते थे। लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण बिंबिसार ने उत्तर की ओर राजगृह में नई राजधानी बनाई थी। बिंबिसार ने पहली बार मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली और महावग्ग के अनुसार उसके साम्राज्य में 80,000 गाँव थे। बिंबिसार ने भिक्षुओं के लिए तर्पणीय यानी नदी पार शुल्क समाप्त कर दिया था। तर्पणीय नदी पार करने पर लगने वाला एक शुल्क था। मगध का वास्तुकार भी महागोविंद ही था। बिंबिसार ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया और चंपा के ब्राह्मण सोनदत्त को वहाँ की आमदनी जो थी दान में दी थी। बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम स्थायी सेना को रखा था। सब इससे पहले स्थायी सेना नहीं होती थी, हमने देख लिया। स्थायी सेना रखना बिंबिसार के समय स्टार्ट हुआ था। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक जो था राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र था। जीवक किसका पुत्र था, राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र। जीवक का लालन पालन बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने किया था। सालवती का राजगृह में गणिका अभिषेक हुआ था। बिंबिसार के बाद आता अजातशत्रु। देवदत्त के 492 से 460 ईसा पूर्व अजातशत्रु ने शासन किया था। देवदत्त के उकसाने पर उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु मगध का शासक बनता है। इसलिए हम हर्यक वंश को पितृहंतक वंश भी कहते हैं, क्योंकि अजातशत्रु ने बिंबिसार की मृत्यु करके हत्या की थी। उसके बाद वह राजा बनता है, यानी पितृहंतक था।
बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु को पितृहंतक घोषित करते हैं, जबकि जैन ग्रंथ नहीं मानते हैं बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु को। यहाँ हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजन शासन किया था, जबकि जैन ग्रंथ ऐसा नहीं मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु को वैदेही पुत्र और अशोक चंड भी कहा गया है। जैसे अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, वैसे ही अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, तो इसे चंड अशोक भी कहते हैं। कुणिक भी अजातशत्रु का ही नाम था। अजातशत्रु का अन्य नाम कुणिक था। औपापतिक सूत्र में अजातशत्रु को देवनाम प्रिय कहा गया। औपापतिक सूत्र आता है, एक पुस्तक है औपापतिक सूत्र, इसमें अजातशत्रु को हम क्या कहते हैं, देवनाम प्रिय कहते हैं। अजातशत्रु ने वज्जी, संग, कौशल और काशी को मगध साम्राज्य में मिलाया था। अजातशत्रु ने वज्जी और फिर कौशल और काशी को अपने साथ मिला लिया था। काका बच्ची के शत्रु, तो हमने ट्रिक याद कर ली, काशी, कौशल, वज्जी, अजातशत्रु। सुमंगल वासनी के अनुसार वज्जी संघ और अजातशत्रु के बीच संघर्ष का कारण गंगा नदी किनारे हीरों की खानें थीं। अजातशत्रु और वज्जी जो थी, इन दोनों के मध्य में जो शत्रुता थी, इसका कारण हीरे की खान थी। अजातशत्रु के मंत्री वसस्कार ने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाल दी। वसस्कार ने इस मामले में बुद्ध से सलाह ली थी। इस क्रम में वसस्कर ने बुद्ध से राजगृह में मुलाकात की। महापरिनिब्बाण सूत्र में इसकी जानकारी है। अजातशत्रु के मंत्री वसस्कार की बुद्ध से भेंट राजगृह के गृद्धकूट में हुई थी। गृद्धकूट पर्वत जो था, यहाँ पर अजातशत्रु के मंत्री वासकार की बुद्ध से भेंट होती है, राजगृह के गृद्धकूट पर्वत में। अजातशत्रु की बुद्ध से भेंट का दृश्यांकन स्तूप के पश्चिमी द्वार की रेलिंग में है। मगध में वास्तुकार वर्षकार एवं कौशल से दीर्घचारायण प्रभावशाली मंत्री थे। इससे वज्जी संघ को जीतने में बड़ी आसानी हुई। अजातशत्रु का एक अन्य मंत्री कौन था? सुनीर था। वज्जी संघ को जीतने में अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिलाखंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, पेपर पूछे जाते हैं कि अजातशत्रु द्वारा उपयोग किए गए वाले शस्त्र कौन से थे? रथमूसल और महाशिलाखंड थे। इनका यूज़ किया था। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी से उत्पन्न 2 पुत्र हल्ल और बेहल्ल को अपना सेचनक और नामक हाथी तथा बहुमूल्य 18 लड़ियों का हार दिया था। अजातशत्रु ने राजा बनने पर अपनी रानी पद्मावती के उकसाने पर उन्हें वापस मांगा। हल्ल और बेहल्ल अपने नाना चेटक के पास वैशाली चले गए। इस कारण अजातशत्रु ने वैशाली से युद्ध किया। लिच्छवियों से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने राजगृह एवं दुर्गीकरण करवाया। अजातशत्रु ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की महत्ता पहचानी और पाटलिपुत्र दुर्ग का निर्माण करवाया, लेकिन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना और उसे स्थानीय राजधानी बनाने का कार्य जो था, उदयन ने किया था। अजातशत्रु और कौशल राज्य प्रसन्नजीत के बीच काशी को लेकर युद्ध हुआ। बाद में प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी गांव को दहेज में दे दिया था। भास के अनुसार अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन से हुआ था। अजातशत्रु जो थी एवं कौशल के बीच में क्या हो रहा था? प्रसन्नजीत जो था, कौशल का नरेश, इनके बीच में युद्ध हुआ, तो प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी दहेज में दिया। वहीं भास के अनुसार अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती का अजातशत्रु जो था, इसकी पुत्री का जो विवाह था वत्सराज उदयन से हुआ। ध्यान रहे कि अजातशत्रु की एक पत्नी का नाम भी पद्मावती था। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और उसके बाद राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। दीघ निकाय के अनुसार क्षत्रिय होने के आधार पर अजातशत्रु ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। किसमें? दीघ निकाय कहता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था अजातशत्रु, और वो क्षत्रिय था, इसलिए क्या कहता था कि क्षत्रिय हूँ इसलिए मेरा अधिकार है बुद्ध के अस्थि अवशेषों में। बुद्ध पे भी क्षत्रिय और मैं भी क्षत्रिय, क्षत्रिय के लिए बोला हम भी क्षत्रिय और बुद्धि भी क्षत्रिय। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या की थी, और अजातशत्रु के पुत्र उदयन होता, इसने उसकी हत्या कर दी। उदयन जो 460 से 445 ईसा पूर्व शासन करता है, गार्गी संहिता में धर्मात्मा कहा गया है उदयन को धर्मात्मा कहा गया है। किसमें? गार्गी संहिता में। जैन स्रोत उदयन को पितृहंता नहीं मानते। जैन ग्रंथ तो किसी को भी पितृहंता नहीं मानते, ना तो अजातशत्रु को ना तो उदयन को। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर शासन के 4वें वर्ष पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर को
नगर की स्थापना की थी और राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बताया था। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? राजगृह के स्थान पर उदयन को। उदयन जैन धर्मावलंबी था और एक राजकुमार ने जैन साधु का वेश धारण कर उदयन की हत्या कर दी। बौद्ध स्रोतों के अनुसार उदयन की हत्या के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक, नागदशक शासक बने। दर्शक का नाम भी दास के नाटक स्वप्न वासवदत्ता से मिलता है, जबकि जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन के बाद नंदिव वर्धन और महानंदन मगध के शासक बने। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदत्त नागदशक एवं दर्शन को शिशुनाग नामक अमात्य एवं काशी के राज्यपाल ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की नींव डाली। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? नागदशक था या दर्शक था। इसको शिशुनाग ने हत्या कर दी, है ना, इसका अमात्य था और इसने राज्यपाल ने अपदस्थ करके नागवंश की नींव डाली। परिशिष्ट पर्वन में अजातशत्रु के उत्तराधिकारी के रूप में दर्शक का नाम मिलता है। अब आता है नागवंश, शिशु नागवंश, है ना। हर किसी का शिशु नंद नहीं होता, इसी करके हमने ट्रिक बनाई थी। तो हर्यक वंश, फिर शिशु से शिशु नागवंश। शिशु नागवंश 412 से लेके 344 ईसा पूर्व तक चलता है। शिशुनाग ने अवंती और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया और वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। वैशाली के राजा और शिशुनाग वैशाली के राजा और वहाँ की नगर वधु की संतान था, जिसका परित्याग कर दिया गया था। नाग द्वारा रक्षित होने के कारण इसे शिशुनाग नाम मिला। शिशुनाग ने अवंती के शासक अवंती वर्धन को पराजित किया था और अवंती का मगध में विलय किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। चूंकि वत्स को अवंती में पहले ही चंड प्रद्योत मिला चुका था, तो अवंती के साथ वत्स का भी विलय हो गया। प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुना गया प्रथम ऐतिहासिक शासक शिशुनाग था, जिसे जनता ने चुना था। फिर आता है कालाशोक। शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक पुराण एवं दिव्य अवदान में कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। का से काला, का से काकवर्ण। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हम देखते हैं कालाशोक के समय हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय हुआ था। हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्मानंद ने छुरा भोग कर की थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। जिसकी हत्या नंद ने की थी, महापद्मानंद ने। नंदवंश 344 से 322 ईसा पूर्व नंदवंश शासन करता है। इस वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। पुराणों के अनुसार वह एक शूद्र शासक था। वह नंदवंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। महाबोधि वंश में महापद्मानंद का नाम उग्रसेन भी मिलता है। महापद्मानंद उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला प्रथम मगध सम्राट था। पुराणों में महापद्मानंद को सर्वक्षत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला भार्गव यानी द्वितीय परशुराम का अवतार कहा गया है। इसने एकराट या एक छत्र एवं काली का अंश की उपाधि धारण की है। एकराट, एक छत्र एवं कली का अंश की स्थापित धारण की है। खारवेल के हंती गुम्फा विलेख से पता चलता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता और कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा उठाकर ले गया तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। खारवेल का हंती गुम्फा विलेख हमें क्या बताता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता था और कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा उठा ले गया था और कलिंग में एक नगर का निर्माण करवाया था। पाणिनि पद्मानंद का मित्र कौन था? पाणिनि था। पाणिनि का जन्म गंधार के शालातूर में हुआ था। महापद्मानंद ने अपने जैन मंत्री कल्यप की सहायता से क्षत्रियों का विनाश किया था। धनानंद महापद्मानंद के पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों में धनानंद को अग्रेमीज कहा गया। अग्रेमीज किसको बहाला गया है? धनानंद को यूनानी लेखों में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण धनानंद के काल में हुआ था। भद्रसाल धनानंद का सेनापति एवं शकटार एवं राक्षस उसके अमात्य थे। दीपवंश और महावंश के अनुसार धनानंद ने 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छुपा रखी थी। टर्नर ने महावंश के आधार पर नंद शासकों को लालची बताया। संगम कवि मामलूर एवं ह्वेनसांग ने भी नंदों की अतुल्य संपत्ति का उल्लेख किया। कथा वस्तु के अनुसार नंदों के पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थीं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली। नंद शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। वर्ष
उपवर्ष वरुचि और कात्यायन जैन विद्वान नंद काल में हुए थे। कौन? वर्ष, उपवर्ष, वारुचि और कात्यायन। नंद वंश ने ही सर्वप्रथम बृहद मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। युद्ध में हाथियों का सबसे पहले प्रयोग भी मगध राज्य से हुआ था। नंद वंश के विनाश से जैन धर्म की भूमिका नंद वंश के जो विनाश होता है इसमें जैन धर्म की भूमिका थी। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को त्रिमुनि कहा जाता है। 3 मुनि कौन थे? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कथा सरित सागर के अनुसार अयोध्या नंदों की महत्वपूर्ण छावनी थी। अष्टाध्यायी के अनुसार नंद शासकों ने माप तौल की नई प्रणाली क्रमाणी मानानी चलाई थी। अष्टाध्यायी के अनुसार नंद शासकों के द्वारा माप तौल की जो नई प्रणाली चलाई गई थी उसका नाम क्या था? नंदोपक्रमाणी मनानी। नंद वंश के 9 शासकों का क्रम देखें तो उग्रसेन के बाद पांडुक, उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल गोविशंक, दशासिद्धिका, कैवर्त और धनानंद। हमें कैसे याद करना है? उग्र हो गए पांडु गति से, किससे? गति से। फिर पाल, धूतपाल, राष्ट्रपाल। उग्र हो गए पांडु गति से तो उग्रसेन, पांडुगति। फिर पाला किसने? भूत को पाला राष्ट्र ने, भूतपाल, राष्ट्रपाल। फिर गोबीशंकर, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोबीशंकर। फिर आता है 10 सिद्ध होकर कैवर्त को प्राप्त किया धनानंद ने। सिद्ध होकर कैवर्त प्राप्त किया धनानंद। दशा सिद्धि का कैवर्त और धनानंद। तो सबसे पहले उग्र हो गए पांडुगति से तो उग्रसेन, पांडुगति। भूत को पाला राष्ट्र ने, गोविंद शंकर। भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशंकर। और दशा सिद्धि का सिद्ध हो गए किससे? कैवर्त धन से तो कैवर्त और धनानंद। प्राचीन भारत में व्यवस्थाकारों द्वारा उल्लिखित 12 प्रकार के पुत्र। औरस पुत्र क्या होता था? विधिवत पुत्र हुआ, विधिवत विवाह से उत्पन्न वैध पुत्र औरस पुत्र होता था जो सभी प्रकार के पुत्रों में श्रेष्ठ माना जाता था। क्षेत्रज पुत्र उस स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो पति के मृग, रोगी या नपुंसक होने पर सजातीय पुरुष से नियोग करती थी। औरस पुत्र के बाद क्षेत्रज पुत्र दूसरा होता था, यानी दुनियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज पुत्र होता था। दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र था। कृत्रिम पुत्र माता पिता द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसी को पुत्र के रूप में स्वीकार करना कृत्रिम पुत्र था। गूढ़ज पुत्र जिसके पिता का पता ना हो, गूढ़ जिसका गूढ़ रहस्य बोलते हैं, तैसे करके ट्रिप याद कर लिया हमने। गूढ़ज पुत्र जिसके हमें पिता का पता ना हो लेकिन उस स्त्री के पति का ही पुत्र स्वीकार किया जाता था। अपविद्धु पुत्र अपने माता पिता द्वारा छोड़ा गया एवं दूसरे दंपत्ति द्वारा स्वीकारा गया पुत्र अपविद्धु पुत्र कहलाता था। देखो, गूढ़ज पुत्र जिसके पिता का पता नहीं है लेकिन उस स्त्री के पति का ही पुत्र स्वीकार किया जाएगा जिससे उसकी शादी वादी हुई है। लेकिन अपविद्ध पुत्र जिसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया हो, दूसरे किसी ने अपना लिया। कानीन पुत्र विवाह पूर्व कन्या से उत्पन्न, कानीन कन्या से उत्पन्न विवाह से पूर्व ऐसा पुत्र जो कन्या के पिता के घर में उत्पन्न होता है। सहोड़ पुत्र विवाह पूर्व गर्भवती हुई स्त्री का पति के घर में उत्पन्न पुत्र। विवाह से पूर्व शादी हो गई है, विवाह से पूर्व पुत्र था लेकिन शादी हो गई तब उत्तरण हो रहा है तो इसको सहोड़ पुत्र बोलेंगे जो पति के घर में पैदा हो। पुत्री के घर में, पिता के घर में पैदा हो जाए लड़की के तो कनिक पुत्र। कृतक पुत्र माता पिता को मूल्य देकर खरीदा गया, खरीदना है तो कृतक पुत्र जो खरीदा गया पुत्र। पौनभर्व पुत्र पुनर्विवाह, पौनभर्व दोबारा विवाह से स्त्री से उत्पन्न पुत्र। स्वयं दत्त पुत्र अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति का पुत्र बनना, स्वयं दत्त खुद की इच्छा से बना पुत्र। और पार्श्व पुत्र क्या होता है? ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री के अनुलोम संयोग से उत्पन्न पुत्र होता पार्श्व पुत्र। आगे की वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।